बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि जब किसी कोई भी बॉल को किसी लिक्विड में डुबाया जाता है तो उसका जो नेट एक्सीलरेशन है वो किस तरह से चेंज होता है। तब उसमें हमने देखा था कि दोनों के जो क्या कहते हैं डेंसिटीज़ होती है, तो डेंसिटीज़ पे डिपेंड करता है। पर कल हम प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फार्मूला निकाला था कि जो नेट एक्सीलरेशन होगा जब वो कोई बॉडी किसी लिक्विड में जाएगी तो वी रो माइनस सिग्मा अपॉन वी इंटू रो करके निकाला था। और ये सॉल्व करके आया था, जी यहाँ आया था और नीचे पे रो आया था। रो इसमें मेटल की बॉडी की डेंसिटी थी और सिग्मा उस लिक्विड की डेंसिटी थी। अब हम इसी पर इसके मैथमेटिकल फॉर्म पे आते हैं। अब हम देखेंगे कि जब वो किसी लिक्विड में कोई बॉल डुबाई जाती है, किसी स्पेशली जो स्टोक्स का लॉ है, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन तो हमारे सिलेबस में नहीं होता है। वो ये होता है कि जब कोई आप बॉल, वो फिक्स है कि एक गोली के लिए बात होती है कि जैसे अगर मान लीजिए आर रेडियस की आपके पास कोई एक गोली है, इस गोली को जब आप किसी लिक्विड में जब डुबाया जाता है, लेकिन कंडीशन भी है, लिक्विड की कंडीशन क्या है कि उसकी विस्कोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी कि हम जैसा कि मानते हैं कि विस्कोसिटी लगातार चेंज नहीं होनी चाहिए, उस लिक्विड की विस्कोसिटी या उस मीडियम की विस्कोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, या हम इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं एक होमोजीनियस मीडियम। यानी कि वो मीडियम होमोजीनियस होना चाहिए, उसके हर जगह की विस्कोसिटी सेम होनी चाहिए। तब जब इसको इसमें फेंका जाता है तो ये लिक्विड इस पर एक फोर्स लगाता है, ठीक है। अब वो फोर्स क्या होता है, वो ये होता है कि जब लिक्विड में आप इसको ऐसे डालेंगे तो इस पर जो एक फोर्स लगता है वो लगता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इसमें जो ये V है, V इस लिक्विड की टर्मिनल, इस जो ये बॉडी है, गोली है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी का मीनिंग क्या है कि जैसे ही अभी बॉल गिरेगी इसमें तो शुरुआत में इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, कुछ देर के बाद ये कांस्टेंट स्पीड से गिरने इसमें लग जाएगी। तो ये उसी टर्मिनल वेलोसिटी को शो करता है। सीमांत वेग कहते हैं इसे हिंदी में, एक ऐसी कांस्टेंट स्पीड जिस पर वो बॉडी नीचे को मूव करती है। इसके डेरिवेशन को आप लोग हमने वैसे भी डायमेंशन एनालिसिस में निकाला था। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, लेट एफ प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर ए आर की पावर बी वी की पावर सी। इस तरह से हमने इसको जो पहला चैप्टर डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा था उसमें डिराइव किया था। अब हम टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो मान लीजिए ये वो गोली है जिसकी रेडियस आर है। अब जब ये लिक्विड में जाएगी तो कुछ देर के बाद ही क्या करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी को अटेंड कर लेगी, उसी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो वो कैसी होगी, अब सपोज कीजिए इसकी रेडियस अगर हम आर एज्यूम कर लें तो इस गोली का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस पर क्या है, अगर माना इसकी डेंसिटी रो है लिक्विड इस बॉडी की, और जिस लिक्विड में जा रही है, और लेट ऐसे एज्यूम कर लिया कि इस लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, तो इसके रिजल्टेंट क्या है, वी रो जी डाउनवर्ड लगता है और वी सिग्मा जी अपवर्ड लगेगा, और साथ ही साथ ऊपर को एक फोर्स और लगेगा जो स्टोक्स लॉ के थ्रू है 6 पाई ईटा आर वी। तो इसके अकॉर्डिंग चले तो ये दो फोर्स जब भी कांस्टेंट स्पीड को गेन करेगा तो कांस्टेंट स्पीड से तभी आ सकती है। कांस्टेंट स्पीड का अर्थ क्या होता है कि उस पर नेट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ हम कह सकें कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स आपस में सेम हो जाएंगे। तो अपवर्ड फोर्स क्या हो गया, वी सिग्मा जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी, और डाउनवर्ड फोर्स हो गया वी रो जी। तो ये फॉर्मूला जो बन गया F इक्वल 6 पाई ईटा आर वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। तो दोनों में से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, वी कॉमन आ गया, जी भी कॉमन आ गया, रो माइनस सिग्मा। अब इसमें इस v की वैल्यू रख देते हैं। v की वैल्यू होगी 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 3 जा 2 2 जा, और ये सॉल्व करके आ जाता है। इससे इसकी 2 पावर कैंसिल होगी, 3 से 1 पावर कैंसिल होकर 2 बन गई। तो v आ गया 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा, और ये आ गया रो माइनस सिग्मा। तो ये फॉर्मूला बन गया 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। ये होती है कि कोई भी बॉल अगर किसी लिक्विड में गिरेगी
तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ। तो बच्चों अब हम लोग बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे। बर्नौली ने एक मैथमेटिक्स में भी थ्योरम दी थी प्रोबेबिलिटी में, और अभी हम इसकी लिक्विड से के लिए एक थ्योरम पढ़ेंगे। एक्चुअली ये थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है और इसकी एप्लीकेशंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि थ्योरम काफ़ी लंबी है। इसको ऐसे समझते हैं, ये एक स्ट्रीमलाइन ट्यूब है जिसकी लिक्विड जो हमारी अर्थ का सरफेस है उससे इसकी हाइट एक पॉइंट की h1 है, दूसरे की s2 है। यहाँ से इसमें लिक्विड इस ए पार्ट से एंट्री कर रहा है, बी पार्ट से लीव कर रहा है। तो जब लिक्विड ए पार्ट से इंटर करेगा तो यहाँ पर लिक्विड पर वर्क किया जाएगा, और जब भी बी पार्ट से लीव करेगा तो लिक्विड इस ट्यूब पर वर्क करेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ इसकी स्पीड v1, यहाँ v2 मान रखी है। तो लेट इस पार्ट पर अगर प्रेशर को p1 मान लें और इस पार्ट पर प्रेशर हो गया लेट p2 हो गया। फिर कंडीशन वही है, ये एक ट्यूब स्ट्रीमलाइन ली गई है और आप मतलब होमोजीनियस मीडियम ही लेके चलेंगे, यानी कि जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो अब जब ये लिक्विड यहाँ से इंटर करेगा, देखो वैसे कॉमन सेंस है, यहाँ एरिया ज़्यादा है यहाँ कम है, तो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ स्पीड कम हो जाएगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब यहाँ स्पीड इधर बढ़ रही तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी इसकी इस पॉइंट पे मैक्स अधिकतम होगी, यहाँ पर इससे कम हो जाएगी। हाइट को देखें, इस पॉइंट की हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और यहाँ पर हाइट कम है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम होगी। तो मीनिंग क्या है, ये वर्क डन पर ही बेस्ड होगी, जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा था, W = डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। तो इसमें 3 टर्म है, एक तो डेल्टा के निकालना है। तो डेल्टा के बहुत सिंपल है, डेल्टा के का अर्थ है कि एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी हाफ mv2², और यहाँ पर कितनी हुई, हाफ mv1²। ठीक हो गया। ये तो डेल्टा के हो गया। डेल्टा यू इस थ्योरम से इसको करना है, वही मैंने कहा वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड है और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही बेस्ड है। डेल्टा यू में देखें तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh2, और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh1। ये पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव, तो हम ये भी कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर रही है सामान्य भाषा में, और पोटेंशियल एनर्जी वो लूज़ कर रही है, यानी कि उसमें लॉस हो रहा है। तो ये 2 चीज़ें तो हमने निकाल ली। आप इसको बुक के अकॉर्डिंग मत कीजिएगा, बुक में बहुत टिपिकल दिया है, जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ वो बहुत ईजी लगेगा। अब हम इसका W निकालेंगे, जो नेट वर्क डन कितना होगा। देखिए यहाँ पर लिक्विड आया, तो लिक्विड ने जितना यहाँ पर लिक्विड पर वर्क किया गया और यहाँ लिक्विड के द्वारा वर्क किया गया, तो हम यहाँ के वर्क डन और दोनों जगह के वर्क डन निकाल लेंगे। तो नेट वर्क डन कितना आएगा, अब हम इसको समझते हैं। तो जो नेट वर्क डन है वो हो गया, इस पॉइंट पर वर्क डन हो गया आपका, देखिए वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस ये मान लेंगे कि यूनिट टाइम में वही 1 सेकेंड का लेके चलेंगे जो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में किया था। तो 1 सेकेंड में जितनी इसकी स्पीड है इतनी इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो जो f1x आता था उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, f1v1, और यहाँ पर -f2v2। अब f1 को हम क्या लिख सकते हैं, p1a1, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो इस पॉइंट के जब हम फोर्स की बात करेंगे तो f1 आएगा p1a1, इस पॉइंट के फोर्स की बात करेंगे तो ये आएगा p2a2। तो p1a1v1 माइनस p2a2v2। अब इसी को और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, हमने जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में मैंने आपको बताया था कि आप इसको ऐसे भी पढ़िएगा पूरी, सिर्फ बुक्स में इतना दिया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये क्या आ रहा था, m/ρ भी आ रहा था। तो ये a1v1 और a2v2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, m/ρ। तो दोनों में से m/ρ कॉमन आता है, तो p1 माइनस p2 इज इक्वल टू m/ρ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को ये और ये फर्स्ट इक्वेशन में यानी कि इस इक्वेशन में इनको पुट कर देंगे। तो बच्चों इनको हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, और आप देखिए m सबका कैंसिल हो जाता है। और इसको सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो सिंप्लीफाई करके क्या बन जाता है, देखिए p1 माइनस p2 हाफ रो v2² हाफ रो v1² रो जी h2 माइनस रो जी h1। 1 वाले एक को ले लें और 2 वाले एक को ले लेते, तो उससे बन जाएगा p1 प्लस हाफ रो v1² रो जी h1 इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2² और रो जी h2। ये बर्नौली इक्वेशन होगी। तो इसकी मीनिंग क्या हुई कि p प्लस
हाफ रो वी स्क्वायर रो जी एच इज इक्वल टू आ गया कांस्टेंट। तो ये बर्नौली थ्योरम होगी प्रूफ। तो बच्चों इसको थोड़ा सा अब हम समझते हैं। ये हमारे बर्नौली थ्योरम भी हमने प्रूफ किया था। इसमें हम लोग एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या है? सपोज कीजिए कि अगर ये दोनों पॉइंट सेम हाइट पे हो जाए। सामान्यतः ऐसा होता है कि हाइट का जो बहुत बड़ा फैक्टर हमारे पास नहीं होता। हम आपस में जितने भी एग्जाम्पल से देखेंगे, अभी पढ़ेंगे, उनमें हम देखेंगे कि हाइट एक बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता है। तो अगर H1 H2 सेम हो जाए तो मीनिंग है कि ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। तब ये इक्वेशन बन जाएगी बर्नौली की P प्लस हाफ P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। या इसको सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। और यही हमें ज़्यादातर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि हमारे पास नेचर में नॉर्मली हाइट का कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, मुश्किल से कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर का ही होता है, वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं रहता है। उनमें पोटेंशियल एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है। तो ये क्या इक्वेशन शो करती है जिसका ज़्यादातर हमें यूज है? वो ये है कि प्रेशर, देखिए जब ये चीज़ दो का सम कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि सम इसका ऑलवेज कांस्टेंट है। अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी, एक घटेगी तो दूसरी बढ़ जाएगी। मीनिंग क्या है? अगर हम पी को डिक्रीज करेंगे या कम करेंगे, अगर हमने पी को डिक्रीज करा तो जो कि सम तो कांस्टेंट होना है तो क्या हो जाएगा? वी इंक्रीज कर जाएगा, है नहीं? यानी कि अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें किसी जगह पर तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। या इसका उल्टा, अगर हम वेलोसिटी को कहीं पे डिक्रीज कर दें तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके हमारे डेली लाइफ में बड़े यूजेस होते हैं। जैसे अगर हवा बहुत तेज़ चल रही कहीं पर, हम जैसे स्कूलों में बैठते हैं, आजकल हम देखते हैं कि जाड़ों में हवा बड़ी तेज़ चलती है। तो हवा तेज़ चलने का अर्थ क्या है? वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये इसके सामान्य से कुछ प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। जैसे ट्रक चलता है जब, तो ट्रक चलने में क्या होता है? अगर ट्रक बहुत अच्छी स्पीड से आ रहा है तो आपने देखा होगा ट्रक या कोई बस जब चलती है तो उस बस के चलने से क्या होता है? जो अगल बगल की जितनी धूल है वो सब ट्रक की ओर आती है। वो क्यों आती है? ट्रक गया, ट्रक जब स्पीड से चल रहा तो उसकी स्पीड बढ़ गई, तो ट्रक की स्पीड इस पॉइंट पर बढ़ गई तो क्या होगा? यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? उस प्रेशर को घेरने के लिए हवा बाहर से अंदर को आ जाती है। यानी कि जहाँ पर वेलोसिटी बढ़ेगी वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्रेशर कम होगा तो हवा उसके विपरीत चलने लगेगी। नॉर्मली दिन में क्या होता है, जैसे समुद्र की हम बात करें तो दिन में ज़मीन जो होती है, हमने पढ़ा है कि पानी की तुलना में ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका सी है और ये आपकी सी के चारों ओर जैसे जो कि ज़मीन है या बीच कह दें। अब दिन की बात करें तो दिन में क्या है? ज़मीन गर्म ज़्यादा होती है। दिन में ज़मीन गर्म हुई तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और यहाँ प्रेशर इंक्रीज होगा तो हवा क्या होगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहने लग जाएगी, तो हवा इधर को आ जाएगी। इसी तरह से हम मानसून को समझें। हमारे पास मानसून में हवाएं कैसे आती हैं? तो मानसून में क्या होता है? मई जून में जो इंडिया है, इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और गर्मी ज़्यादा पड़ने से क्या होता है? गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो हवा हल्की हो जाएगी, तो प्रेशर क्या हो जाता है? प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो प्रेशर डिक्रीज करा और सी लेवल पर प्रेशर क्या होगा? समुद्र में उसमें पी हाई होगा। तो यहाँ पी हाई है और यहाँ पी लो है। और हवा की प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो हवा ज़्यादा से कम प्रेशर की ओर आएगी उसको इक्वल करने के लिए। वही बर्नौली थ्योरम में हमने पढ़ा। तो यहाँ हवा समुद्र से ज़मीन की ओर आने लगती है। इस तरह से मानसून यहाँ को बढ़ता है। तो इसकी कंसेप्ट बहुत सिंपल है कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, बर्नौली थ्योरम को आप कई ढंग से समझ सकते हैं। एक तो वही है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा इंक्रीज कर जाएगा या एक डिक्रीज कर जाएगा, वैसे भी समझ सकते हैं। और प्रेशर कंसेप्ट में समझें, प्रेशर हवा क्या होगी? हाई प्रेशर से लो की ओर बहती है। तो इस तरह से ये सारा मानसून या सारा सिस्टम वर्क करता है। आप समझिए कि अगर जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो नॉर्मली क्या होता है कि जो मकान होते हैं टीन वाले, तो टीन वाले मकानों की जो छतें हैं वो उड़ जाती हैं। वो क्यों उड़ती हैं? हवा तेज़ चली। तो हवा तेज़ चलने से क्या हुआ कि
यहाँ को हवा बड़ी तेज़ आई, यहाँ को इस तरह से आएगी। तो अब सेम टाइम में उसने सेम पाथ करना है। ये कर्व वाले पाथ में क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और यहाँ प्रेशर हाई रहा क्योंकि यहाँ मकान ने हवा को रोक दिया। तो ये क्या करेगा, इस पर ऊपर की ओर हवा नीचे से ऊपर को एक धक्का लगाएगी, इसलिए इनकी छतें उड़ जाती हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगी। फिर हम बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।